स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अश्वनी जी इस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज हिंदी का कुछ क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के रूप में आपके सामने लेकर आई हूँ। ये मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। आज के बाद अगर आपकी इच्छा हुई, अगर आप चाहें तो आज के बाद हम आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लेने की सोच रहे हैं। टॉपिक वाइज आपका क्वेश्चन बनेगा और टेस्ट लिया जाएगा। तो आप क्लास को मैं आप स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोग अपना काम कर लीजिएगा कि जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी पहले से जुड़े हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो बच्चे जो जान रहे होंगे यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, वो औरों को भी बताएं। औरों को भी बताएं कि यहाँ पे कितनी अच्छे से पढ़ाई होती है, कैसे टेस्ट किया जाता है। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें अपने वीडियो पर बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारे टेस्ट लेने का तरीका, हमारे पढ़ाने की चीज़ें क्या आपको समझ में आती हैं। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट का क्या कहता है। प्रतिधन एक संधि विच्छेद है। अब देखिए आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन संधि, वर्णमाला, संधि ईटीसी पर रिलेटेड होगा। वर्णमाला पर होगा, संधि पर होगा, समास पे होगा। 4-5 टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन आज उठाया है और 15 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप बताइए आपका जो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर क्या हो जाएगा। आप बताइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। सॉरी, प्रतिधन एक का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। गलती मिस करके मैंने आंसर बता दिया। तो चलिए आप बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। वैसे तो मैंने बोल ही चुकी हूँ, बोल दी हूँ, लेकिन आप ऑप्शन देखिए और ईमानदारी से बताइए सच में कि किसका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक। प्रत्येक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक। अब आप ये बताइए कि प्रत्येक जो है कौन सा संधि है, प्रत्येक में कौन सा संधि है, ये आप क्या बता सकते हैं। सोच के देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि प्रत्येक में कौन सा संधि है। अगर आप बता पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सही है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आपको भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक में जो है यण संधि है। प्रत्येक में यण संधि है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है सतधन आनंद, सतधन चितधन आनंद, सचिधन आनंद, सतधन चिताधन आनंद। ऑप्शन डी है, जो आपको नहीं दिख रहा है ये पिक्चर की वजह से। हाँ, तो सतधन चिताधन आनंद। आप बताइए आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। वो सही क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और हमें बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सतधन चितधन आनंद, बी ऑप्शन। और ये जो क्वेश्चन है ना, पिछले साल मतलब 2019 के यूपी बीएड एग्ज़ाम में सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद पूछा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा और चौथा दोनों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहले आप तीसरा का आंसर दीजिए। अहंकार में कौन सा संधि है। अहंकार में कौन सा संधि है। व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। व्यंजन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। 3 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। तो अहंकार का होगा ऑप्शन हमारा व्यंजन संधि। अहंकार में कौन संधि होगा, व्यंजन संधि। और ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहंकार में कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि है। अहंकार में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उद्योग में कौन सा संधि है। तो उद्योग में पूछा जाए तो इसका विच्छेद करके देख लीजिए। आपको मैं बार बार बताई हूँ, उद्योग का विच्छेद करके देखिए। उत्धन, उत्धन योग, उत्धन योग। तो क्या हो जाएगा, उद्योग। और उद्योग में भी हो जाएगा व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि, सॉरी व्यंजन संधि, स्वर संधि नहीं, केवल व्यंजन संधि। ठीक। तो चलिए अब 5th नंबर क्वेश्चन में चलिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। रमेश का सही संधि विच्छेद होगा रमा जोड़ ईश, रमा धन ईश, रमा धन एस और रमा धन येश। अब बताइए रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा।
रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा आप बताइए। रमेश का क्या होगा, रमाधन ईश, रमाधन ईश जो हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। रमेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा रमाधन ईश। अब 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्या है क्वेश्चन, अर्धस्वर कौन है। जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि अर्धस्वर कौन है। तो देखिए अ, आ, ई या श, ह, क, ख, ग या य, र। तो मैं आपको जब ये बता रही थी स्वर व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, किसका उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण स्थान तक बताई हूँ मैं आपको, कौन से होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब मुझे आपको बता रही थी। तो इन सब के बारे में भी चर्चा मैं करी थी कि कौन से अर्धस्वर कहलाते हैं, कौन किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, किसका उच्चारण स्थान तालु होता है, मूर्धा होता है, स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। नोट्स बनाए होंगे तो कॉपी में देखिए, और नहीं अगर बनाए होंगे तो फिर मैं क्या कहूँ, फिर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर नोट्स नहीं बनाया है तो ये आपकी गलती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। य और र को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहा जाता है। अब बताइए ल का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, कंठ, तालु, मूर्धा। तो ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। अब देखिए कोई शब्द आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा तो आप देखिए, उसमें एक वर्ड दे दिया जाएगा और उससे पूछ बोलेगा क्वेश्चन एग्जामिनर कि इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वैसे 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दी हूँ कि भाववाचक संज्ञा बनाने वाला। तो क्वेश्चन है उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, उदारता, उद्धार, उदार या उद्धार। ठीक है, उधार मतलब कर्ज लेना, उदर मतलब पेट का नीचे का जो भाग उसको उदर कहते हैं, उद्धार मतलब किसी का उद्धार करना, मतलब किसी पर थोड़ा सा दया दिखाना, परोपकार करना, समानार्थी शब्द है उद्धार, उद्धार करना। और डी ए है उदारता, तो उदार से जो शब्द बनेगा भाववाचक वो उदारता बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए रुक जो है, रुकना जो है, रुकना का जब आप भाववाचक संज्ञा बनेंगे तो क्या मिलेगा, तो रुकावट। तो रुकावट किस प्रकार की संज्ञा हो गई, देखिए रुकावट से कोई समूह की तो भेद हो नहीं रही है, तो समूहवाचक कट जाएगा। किसी व्यक्ति का तो हो नहीं सकता है, व्यक्ति का बोध हो रहा है क्या रुकावट शब्द से, तो नहीं। किसी जाति का भी बोध नहीं हो रहा है, रुकावट कोई जाति तो है नहीं। तो डी ऑप्शन जो है आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, सॉरी मैं पिक्चर एडजस्ट ना नहीं कर पाई। ऑप्शन डी देखिए आपका है भाववाचक संज्ञा। तो रुकावट में जो है, रुकावट क्या है, भावना है, इससे भाव छिपा हुआ है, तो इसमें कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समास का विलोम होगा, समास का विलोम होगा। अगर समास का समानार्थी पूछता तब आपका आंसर क्या रहता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विलोम कह रहा है, समास का विलोम कह रहा है। तो समास क्या होता है, एक बड़े से शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए कोई एक शब्द समास कहते हैं। समास के बारे में और डिटेल में तो पढ़े ही हैं, तो बताइए समास का विलोम क्या होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी व्यास जो होगा, व्यास जो होगा समास का विलोम होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। मणि और मणि में क्या अंतर है, मणि और मणि में क्या अंतर है। देखिए अंतर यहाँ बस बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा की ह्रस्व और दीर्घ की है, और इसी से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी से क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, आप सरप्राइज नहीं होंगे कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए आपको करने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए जल्दी, मणि और मणि में क्या अंतर है। तो जो पहले मणि लिखा हुआ है म, और जो ये मूर्धन्य न है,
मूर्धन्य न क्यों कहते हैं पता है ना, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य न कहते हैं। तो मूर्धन्य न में जो ह्रस्व की मात्रा लगी है, म और न में ह्रस्व की मात्रा, मणि, मणि का मतलब हो जाएगा रत्न, और मणि का मतलब हो जाएगा म और ण में दीर्घ की मात्रा, इस मणि का मतलब क्या हो जाएगा, तो सर्प, और इस मणि का हो जाएगा मतलब रत्न। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन का 11 नंबर क्वेश्चन का सॉरी मैं गलती बता दी, एक मिनट अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। पहला जो मणि लिखा हुआ है, पहला जो मणि लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होगा, सर्प होगा। पहला जो मणि लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या होगा, सर्प होगा। और दूसरा जो मणि लिखा हुआ था उसका अर्थ क्या होगा, तो रत्न होगा। ठीक है, इस मणि का अर्थ रत्न और इस मणि मतलब सर्प। ठीक, अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिरक्षा में कौन सा समास 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 है। देखिए, द्वंद्व समास तो नहीं, बिल्कुल दोनों पदों में समानता नहीं है। कर्मधारय समास, तो क्या इससे कर्म की विशेषता का पता चल रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है, गलत हो जाएगा। अव्ययी भाव तत्पुरुष, तो क्या इसका आप विच्छेद करके देखिए, प्रतिरक्षा का विच्छेद करके देखिए, तो क्या इसमें कारक विभक्ति छिपी हो रही है, प्रतिरक्षा मतलब सभी की रक्षा, प्रत्येक की रक्षा। तो बताइए प्रतिरक्षा में कौन समास हो जाएगा, तो यहाँ तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। प्रतिरक्षा का देखिए, इस पर प्रतिरक्षा ऐसा शब्द है जिस पर लिंग का और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी पुरुष के लिए प्रतिरक्षा शब्द का यूज़ करेंगे तभी भी यही रहेगा, और स्त्री के लिए करेंगे तो ये प्रतिरक्षी तो नहीं हो जाएगा, प्रतिरक्षा ही होगा स्त्री के लिए भी। यानी कि इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निर्माण का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन ले पाए हैं आज, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं सोच रही हूँ कि सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, कम से कम 20-20 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लिया जाए। तो 13 क्वेश्चन है, निर्माण का पर्यायवाची क्या होगा, परिनिर्वाण, मोक्ष, निर्माण या जीवन। निर्वाण का पर्यायवाची का होता है अर्थ, तो निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, और हिंदू धर्म मोक्ष कहते हैं, हिंदू धर्मवासी। तो एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलियर वर्ड हो गए, पर्याय शब्द हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, जहाँ से शब्द में अनेक अर्थ हों, जहाँ से शब्द के अनेक अर्थ हों वो अलंकार है। जहाँ से नहीं, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ हों, जहाँ एक शब्द से, यहाँ एक शब्द जोड़ लीजिएगा, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ हों वो अलंकार है। श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। तो बताइए, अलंकार तो अभी पढ़ाए 10 दिन भी नहीं बीत रहे, आप बताइए अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ एक शब्द हो और उससे एक से अधिक अर्थ छुपा हो वो श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द हो और उससे जुड़े हों, चिपके हों शब्द 2 से अधिक, तो श्लेष अलंकार। वर्णों की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमा और उपमान की स्थिति होती है, तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल सबसे अलग है उत्प्रेक्षा अलंकार। और यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द होता है, उसका यूज़ एक से अधिक बार होता है, और जितने बार इसका प्रयोग किया जाता है उतने बार अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है यमक अलंकार में। तो अनेक अर्थ यानी कि अर्थों में अनेकता, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में। अब 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले हैं। एक दिन आपका क्लास पुस्तक और इम्पोर्टेंट ऐसे बुक्स, ऐसे मुख्य पुस्तक जिनके लेखक का नाम परीक्षा में पूछा जाता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। एक क्लास में नहीं होगा तो 2 क्लास के माध्यम से आपको मैं बता दूंगी, उसे भी याद कर लीजिएगा, उसे रटना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं वैसे भी काव्य से, किताबों से, रचनाकार से, रचना से, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। मैं क्लास में आपको लिखा दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट्स ऐसे।
बुक्स के नाम और राइटर के नाम, ठीक है। तो अभी बताइए कि खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले हैं। तो देखिए, खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो काव्य के रचनाकार हुआ करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे, अवधी में करते थे, लेकिन बुंदेली में करते थे। लेकिन खड़ी बोली में आपसे पूछा जा रहा है खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली के प्रणेता किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। तो खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले पहले कवि हुए हैं अमीर खुसरो जी, जिन्हें तूती ए हिंद या तोता ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, या खड़ी बोली के प्रणेता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। इनके बहुत से नाम हैं। और सबसे पहली बार काव्य का रचना मतलब कविताओं की रचना खड़ी बोली में किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज जितने भी क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन सीरीज़ का पूरा टेस्ट ये आप दीजिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगी। एक टॉपिक से 20 या 25 क्वेश्चन, तो उसका मैं भी बहुत प्रयास कर रही हूँ लाने का। जल्द से जल्द समय थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। तो आज आपका 15 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ। अब रोज़ जब मेरा छंद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसका 1-2 क्लास और बचा हुआ है, तो रोज़ आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो बच्चों तैयार रहें, अपनी तैयारी को इसी तरीके से देखते रहें, टेस्ट देते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर